अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है मेथड्स फॉर डिटेक्शन ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। डिटेक्शन ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी मींस हाउ चेक द मल्टीकोलिनियरिटी प्रॉब्लम्स इन द मॉडल। यानी हम लोग ये देखते हैं कि जब आपके मॉडल्स के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो जाता है तो हम उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि वाकई हमारे मॉडल्स के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ये बताएंगे कि हम किस तरीके से जो है अपने मॉडल्स के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी को चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ आर स्क्वायर एंड टी स्टैटिस्टिक। जनरली इट इज सेड दैट द रिग्रेशन मॉडल इज गुड इफ द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर इज हाई। जनरली कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास जो रिग्रेशन मॉडल है वो गुडनेस ऑफ फिट पे मुश्तमिल होता है, यानी जब आर स्क्वायर की वैल्यूज हाई होती है तो आपके मॉडल्स के अंदर गुडनेस ऑफ फिट पाई जाती है। आल्सो यूजफुल टूल फॉर डिटेक्शन ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। तो ये क्या है, हमारे पास एक टूल है कि हम किस तरीके से हम लोग अपने मॉडल्स के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज हाई यानी मोर देन 0.8 एंड अ वेरी फ्यू रिग्रेशन पैरामीटर कम आउट टू बी सिग्निफिकेंट। यानी बाज़ का हम ये भी देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ये भी देखा था कि जब आपकी आर स्क्वायर की वैल्यूज हाई होती है तो आपके अंदर उसका इफेक्ट कर रही होती है मल्टीकोलिनियरिटी को। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि बाज़ का हमें ये भी होता है कि जो हमारे पास जो वेरी हाई वैल्यूज होती हैं आर स्क्वायर की, ये शो कर रही होती हैं गुडनेस ऑफ फिट को। तो ये हमें कभी-कभार जो है वो जब हम रिग्रेशन पैरामीटर्स के अंदर टेस्ट करते हैं तो वो हमारे पैरामीटर्स को सिग्निफिकेंस बना देते हैं। जब हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे तो उस वक़्त हमें क्या होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते होते हैं हम लोग। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज हाई मोर देन 0.8 एंड अ वेरी फ्यू रिग्रेशन पैरामीटर कम आउट टू बी सिग्निफिकेंट। तो ये भी हमें शो हो रहा था कि जब आपकी आर स्क्वायर्स की वैल्यू हाई होती है तो हमें मल्टीकोलिनियरिटी के प्रॉब्लम्स को एग्जिस्ट कर रही होती है। तो ये भी हम लोग एक निशानदेही है कि हम जब आर स्क्वायर्स की वैल्यू हाई होगी तो वो हमें डिटेक्ट कर रही होगी कि आपके मॉडल्स के अंदर जो है वो मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। देन सेकंड नंबर पे है यूज़ ऑफ पेयर वाइज कोरिलेशन। ये दूसरा टूल है जिसकी मदद से हम अपने मॉडल्स के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी के प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। It is another method used for the detection of multicollinearity. In this model, the Correll-Pearson product movement correlation coefficient is computed among each pair of regression. तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कॉरल पेयरसन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट को अप्लाई करते हैं। इसका रूल ऑफ थंब है, एज अ रूल ऑफ थंब इफ द पेयर वाइज कोरिलेशन एक्सीड देन द वैल्यू ऑफ 0.8 then multicollinearity is said to be present। कॉरल पेयरसन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 0.8 को एक्सीड कर रही है, यानी उससे ग्रेटर आ रही है, तो उस वक्त आपके मॉडल्स के अंदर जो है वो क्या होगा, मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही होगी। सम रिसर्चर्स प्रेफर द यूज ऑफ पार्शियल कोरिलेशन इंस्टेड ऑफ पेयरसन्स कोरिलेशन। तो कुछ रिसर्चर्स ऐसे भी हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि आप पेयरसन कोरिलेशन की जगह किसको इस्तेमाल करो, पार्शियल कोरिलेशंस को। नेक्स्ट है हमारे पास एगन वैल्यू आर कंडीशन इंडेक्स। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एगन वैल्यू क्या होती है। एगन वैल्यू आर द स्पेशल सेट ऑफ सेकुलर वैल्यू दैट आर एसोसिएट विद द सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस मोस्टली प्रोबेबली इन द मैट्रिक इक्वेशंस। तो ये एगन वैल्यू किस में होती है कि एक तो या तो सेट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस होता है या मैट्रिक्स इक्वेशंस होती है। इट इज़ डिनोटेड बाय के, इसको डिनोट करते हैं के से, और इसकी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो लाई करती हैं बिटवीन 100 to 1000। यानी ये बाज़ का एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाता है कि इसकी वैल्यूज़ कहाँ लाई करते हैं, तो ये 100 से 1000 में लाई करते हैं और इसको डिनोट करते हैं के से। देन हमारे पास दूसरी टर्म यहाँ पे इस्तेमाल होती है कंडीशन इंडेक्स। कंडीशन इंडेक्स क्या होता है, आर द मेजर ऑफ द मल्टीकोलिनियरिटी इन अ रिग्रेशन डिज़ाइन मैट्रिक्स। ये भी एक मेथड है जिसके ज़रिए हम मल्टीकोलिनियरिटी को मेजर करते हैं, किसके अंदर, इन अ रिग्रेशन डिज़ाइन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। और इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है, स्क्वायर रूट ऑफ द एगन वैल्यू इज कॉल्ड कंडीशन इंडेक्स। इसमें भी एक एमसीक्यूज आता है कि इसकी वैल्यू जो है कंडीशन इंडेक्स की वो किस तरह लाई करती है, तो उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो बिटवीन 10 to 30 होती हैं। तो ये बेसिकली पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर आए जाते हैं कि आपकी एगन वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है और कंडीशन इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है। तो एगन वैल्यू की वैल्यू जो है वो 100 से 1000 होती हैं और कंडीशन इंडेक्स की वैल्यू जो होते हैं वो 10 to 30 होती हैं। अब हम इनके फार्मूलाज देखते हैं कि k इज इक्वल टू, जो हमारे पास एगन वैल्यू का हम डोनेट करते हैं किससे, k से,
तो एगन वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम एगन वैल्यू ओवर मिनिमम एगन वैल्यू। तो ये हमारे पास किसका एगन वैल्यू का फार्मूला। अब आते हैं कि जो हमारे पास कंडीशन इंडेक्स क्या थी, वो हमने देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ द एगन वैल्यू। तो ये हमने उसका स्क्वायर रूट लिया, तो ये हमारे पास बन गया हमारे पास कंडीशन इंडेक्स। ये तो थी हमारे पास फार्मूलाज। अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से इन जो टूल्स हैं जो हमारे पास एगन वैल्यू और कंडीशन इंडेक्स हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने मॉडल्स के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी को कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके एज अ रूल ऑफ थंब में अगर के की वैल्यू यानी एगन वैल्यू लेस देन जो है वो क्या होगी 100 होगी, और इसी तरीके से कंडीशन इंडेक्स की वैल्यूज लेस देन 10 होगी, देन मल्टीकोलिनियरिटी इज अब्सेंट। तो उस वक्त आपकी मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम्स नहीं होगा आपके मॉडल्स के अंदर। इफ़ के की वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन 100 होंगी और लेस देन 1000 होंगी, और इसी तरीके से आपकी जो सी आई यानी कंडीशन इंडेक्स की वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन 10 होंगी और लेस देन 30 होंगी, देन मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग मल्टीकुलरिटी इज प्रेजेंट। यानी उस वक्त आपके अंदर जो है मॉडल्स के अंदर जब आपकी वैल्यूज़ जो है वो 100 से ग्रेटर होंगी और 1000 से कम होंगी, इसी तरीके से सी आई की वैल्यू जो है वो लेस देन 30 होंगी और ग्रेटर देन 10 होंगी, तो उस वक्त आपके मॉडल्स के अंदर मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग मल्टीकुलरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रहा होगा। और इसी तरह इफ़ के ग्रेटर देन 1000 और सी आई ग्रेटर देन 30 द सेवरल मल्टीकोलिनियरिटी इज प्रेजेंट। यानी आपके मॉडल्स की अंदर जो है एगन वैल्यू जो के हैं वो ग्रेटर देन 1000 आ रही हैं और सी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 30 आ रही हैं, तो उस वक्त आपके मॉडल्स के अंदर जो है वो सेवरल किस्म की मल्टीकोलिनियरिटी प्रेजेंट हो रही होगी। तो बेसिकली हमने ये देखा इसमें एगन वैल्यू और कंडीशन इंडेक्स की डेफिनेशन देखी, फिर उसकी हमने वैल्यूज़ देखी कि वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं, फिर हमने उसका फार्मूला देखा, फार्मूला देखने के बाद हमने उसकी रूल ऑफ थंब देखा कि किस तरीके से हमें पता चला सकते हैं कि हमारे मॉडल्स के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रहा है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम लोग रूल ऑफ थंब के ज़रिए हम देखते हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ लाई कर रही हैं। देन हमारे पास 4th नंबर पे वेरिएंस इन्फ्लेटिंग, इसे इन्फ्लेशन भी पढ़ते हैं और इन्फ्लेटिंग भी पढ़ते हैं। वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर VIF एंड टॉलरेंस। A variance inflation factor is a measure of the amount of multicollinearity in the regression analysis। तो ये भी एक मेजर है जिसकी वजह से हम मल्टीकोलिनियरिटी को डिटेक्ट करते हैं। द वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर VI इज गिवन बाय वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर्स का जो हमारे पास फार्मूला है वो है 1/1 माइनस RJ स्क्वायर। यहाँ पे जो वेयर RJ स्क्वायर जो है इज द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फॉर द एक्सेलरी रिग्रेशन ऑफ XJ ऑन रिमेनिंग रिग्रेसर। तो ये हमारे पास RIJ जो है वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, कहाँ से, एक्सेलरी रिग्रेशन से। एक्सेलरी रिग्रेशंस क्या होती है, जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हो। ये भी मैं नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको इसकी भी एक डिटेक्शन मेथड है जिसकी वजह से हम लोग मल्टीकोलिनियरिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एक्सेलरी रिग्रेशंस कैसे होती हैं। इसका भी एक रूल ऑफ थंब है। एज अ रूल ऑफ थंब, इफ VIF एक्सीड 10 देन मल्टीकोलिनियरिटी इज सेड टू बी प्रेजेंट। यानी अगर आपकी वैल्यू जो है VIF की वैल्यू वो 10 से ग्रेटर हो तो उस वक्त आपके मॉडल्स के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रहा होगा। इसकी और भी रूल्स ऑफ थंब है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से जो है वो भी अप्लाई करके आप अपने मॉडल्स के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी को चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं VIF की। VIF शोज द स्पीड ऑफ चेंज ऑफ वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। VIF हमें ये बताता है कि आप अपने मॉडल्स के अंदर जो आपके वेरिएंस और कोवेरिएंस हैं वो चेंज हो रहे हैं, यानी लार्जर आ रहे हैं, वो किस स्पीड से आ रहे हैं। तो ये हमें बेसिकली बताता है, क्योंकि हमने कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर यही पढ़ा था कि आपकी जब मल्टीकोलिनियरिटी प्रॉब्लम एग्जिस्ट होता है मॉडल्स के अंदर तो आपके वेरिएंस और कोवेरिएंस जो हैं उनकी वैल्यूज़ लार्जर आती हैं। तो यही बेसिकली हम ये VIF हमें ये बताता है जो वो चेंज हो रहे होते हैं वो किस स्पीड से चेंज हो रहे होते हैं। अब हम इसका रूल ऑफ थंब देखते हैं। VIF इज इक्वल टू 1/1 माइनस R23 का स्क्वायर। तो वो हमने वैल्यूज़ पुट की, तो R23 स्क्वायर जो है उसकी वैल्यूज़ के अंदर हम लोग R23 की जगह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 पुट करते हैं। ये बेसिकली जब हमने एस्टिमेशंस की थी कि जब वेरिएंस और कोवेरिएंस की वैल्यूज़ जो है वो इनफिनाइट क्यों होती है परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी के अंदर, तो वो बेसिकली हमने ये प्रूफ जो है वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी वजह से हमने सिंपली क्या किया,
R23 स्क्वायर की जगह हमने 1 पुट किया। जब हमने 1 पुट किया तो उसकी जगह क्या आई आपकी 0 आई। तो 1/0 जब 0 हो तो वो हमारे पास फॉर्म बनती है इन्फिनाइट की सूरत में। इसी तरीके से अगर आप उसके अंदर 0 पुट करें, पहले हमने 1 पुट किया, फिर हमने 0 पुट किया R23 की स्क्वायर की जगह। हमने ये भी देखा था कि जब हम कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर देख रहे थे, आर स्क्वायर्स की वैल्यू जो थी वो की रोल अदा करती है। जितनी आपकी वैल्यूज़ बड़ी होंगी उतना आपका वेरिएंस एंड कोवेरिएंस की वैल्यू जो है वो लार्जर आएंगी। इसी तरीके से जितना भी आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो स्मॉलर होगी तो वो आपकी वेरिएंस ऑफ बीटाज की वैल्यू जो है वो स्मॉल आएंगी। इसी तरीके से 1/1 मैंने 0 किया तो 1/1 जो है वो 1 के फॉर्म में आता है। सो अगर वी आई एफ की वैल्यू जो है वो इन्फिनाइट आएगी, इन दिस केस मल्टीकोलिनैरिटी एग्जिस्ट। तो ये अब हमारे पास वो प्रूफ आ गया कि जब हमने क्या किया था, आर स्क्वायर्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी तो आपके मॉडल्स के अंदर चांस होंगे कि वो आपके जो वेरिएंस हैं या कोवेरिएंस हैं उनकी वैल्यूज़ लार्जर आएंगी। तो वही हम बेसिकली हमने ये देखा कि जब हमने 1 पुट किया था तो उसकी वैल्यू इन्फिनाइट आई थी। तो इन्फिनाइट क्या है, ये एक लार्जर वैल्यू है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से आपकी मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रहा है। इसी तरीके से अगर वी आई एफ की वैल्यूज़ 1 आएगी तो उस वक्त क्या होगा, आपकी मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। ये था कि जब हमने तो वी आई एफ को डिस्कस किया तो उसमें हमने दो थंब रूल पढ़े। एक था कि अगर वी आई एफ की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 10 होगी तो उस वक्त आपके मॉडल्स के अंदर जो है वो मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट होगा। और इसी तरीके से अगर आपकी वी आई एफ की वैल्यू इन्फिनाइट होगी तो उस वक्त आपके मॉडल्स के अंदर मल्टी कोलिनियरिटी होगी। अगर उसकी वैल्यू 1 आती है तो नो मल्टी कोलिनियरिटी होगी। सो यहाँ पे वही बताया गया है, इफ़ वी आई एफ लार्जर देन वेरिएंस लार्जर होगा तो आपके अंदर क्या होगा, मॉडल्स के अंदर मल्टी कोलिनियरिटी एक्सिस्ट होगी। इसी तरीके से अगर वी आई एफ की वैल्यू स्मॉल होगी तो आपके वेरिएंस या लार्जर होंगे वो भी स्मॉलर रहेंगे और उस वक्त आपकी मॉडल्स के अंदर जो है वो मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। यही हमने चीज़ वहाँ पे डिस्कस भी की थी जब हम मल्टी कोलिनियरिटी की कॉन्सिक्वेंसेस को हमने डिस्कस कर रहे थे। ये भी हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया। अगर आपने वो लेक्चर देखना तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें हमने यही देखा था कि जो आपका आर स्क्वायर्स की वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रही होती है। अगर आर स्क्वायर्स की वैल्यू को हमने एग्जांपल में भी देखा था कि अगर आर स्क्वायर्स की वैल्यू जितनी ग्रेटर होगी उस वक्त आपके जो लार्जर वेरिएंस हैं वो आने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे और उस वक्त आपके मॉडल्स के अंदर मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो सकता है। तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आर स्क्वायर्स की वैल्यू ग्रेटर थी, जब हमने 1 पुट की तो उस वक्त आपका वेरिएंस की वैल्यू जो है वो ग्रेटर आई और उसने आपके मॉडल्स के अंदर क्या किया, मल्टी कोलिनियरिटी के प्रॉब्लम्स को एग्जिस्ट किया। इसी तरीके से अगर आपकी वी आई एफ की वैल्यू स्मॉलर होगी, यानी हमने इसमें अंदर हमने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R23 स्क्वायर की वैल्यू आप बेसिकली हमने पुट की थी, वो जब हम पुट स्मॉल होगी तो आपका वेरिएंस जो है वो भी स्मॉल आएगा और आपके मॉडल्स के अंदर जो है वो मल्टी कोलिनियरिटी भी नहीं पाई जाएगी। अब हम देखते हैं टॉलरेंस क्या होता है। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ वी आई एफ यानी वेरिएंस इन्फ्लेटिंग फैक्टर इज कॉल्ड टॉलरेंस। जो टॉलरेंस है वो इनवर्स प्रोसेस है किसका, हमारे पास वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर्स का। इसमें टॉलरेंस टी ओ एल इज इक्वल टू 1 माइनस R2 स्क्वायर, यानी वहाँ पे था 1/1 माइनस R23 स्क्वायर था। तो यहाँ पे जब हम उसका इनवर्स प्रोसेस निकालेंगे क्योंकि 1 डिवाइड हो जाएगा तो 1 माइनस 2R जब डिवाइडेड 1 होता है तो वही वैल्यूज़ आ जाती है। तो इस वजह से इसकी वैल्यू जो है 1 माइनस R23 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका भी एक रूल ऑफ थंब है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसका रूल ऑफ थंब कैसे अप्लाई होता है। अगर R23 स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी तो उस वक्त आपकी इसकी वैल्यू आती है 0। अगर अब R23 स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारे पास 0 तो उस वक्त आपकी वैल्यू का सम आता है 1। ये हमने बेसिकली देखा कि जो हमारे पास TOL है, टॉलरेंस जो है वो हमारे पास क्या बताता है, हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर्स का। तो यहाँ पे हमने जब आर स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर पुट की थी तो उस वक्त आपके मॉडल्स के अंदर जो था मल्टी कोलिनियरिटी आई थी। यहाँ क्योंकि इनवर्स प्रोसेस है तो यहाँ पे जब हम ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पे अब हमारे पास मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे अगर स्मॉल वैल्यू पुट करते हैं तो फिर हमारे मॉडल्स के अंदर मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इफ़
TOL इज इक्वल टू 0 होगा मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट होगी, अगर 1 होगी तो नो मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट होगी। ये बेसिकली डिफरेंस था कि जो हमारे पास क्या है, वेरियंस इन्फ्लेशन फैक्टर्स का इन्वर्स प्लस प्रोसेस है टॉलरेंस। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन्स की तरफ कि हम लोग किस तरीके से हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई याद कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग इन दो टूल्स को अप्लाई करते हुए हम अपने मॉडल्स के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर दो रूल पढ़े थे हमने VIF के, एक तो ये था कि आपकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 10 होगी तो फिर भी आपकी मॉडल्स के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट हो रही होगी, और दूसरा तो थंब ऑफ रूल हमने ये पढ़ा था कि उसके अंदर ये था कि उसकी वैल्यूज़ लाई कर रही थी 1 टू इन्फिनिटी। अगर आपकी वैल्यूज़ वहाँ पे ग्रेटर थी यानी इन्फिनिटी, तो उस वक्त आपकी मॉडल्स के अंदर जो था वो मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रहा था, और अगर उसकी वैल्यूज़ आ रही थी 1 तो वहाँ पे हमारे पास क्या था कि मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे ग्रेटर वैल्यू जो शो कर रही थी वो हमारे पास कर रही थी मल्टीकोलिनियरिटी को एग्जिस्ट, और जो स्मॉल वैल्यू थी वो कर रही थी नॉट एग्जिस्ट। तो इसके अंदर क्योंकि ये इन्वर्स प्रोसेस है, यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉल वैल्यू होगी वो एग्जिस्ट कर रही होगी मल्टीकोलिनियरिटी के प्रॉब्लम्स को, और जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो जो है वो नॉट एग्जिस्ट कर रही होगी। तो वही हम बता रहे हैं कि यहाँ पे वहाँ पे हमने देखा था कि ग्रेटर वैल्यू थी इन्फिनिटी, तो आपकी मल्टीकोलिनियरिटी जो है थी एग्जिस्ट कर रही थी। अब TOLA के अंदर क्या है, स्मॉल वैल्यू आ रही है तो आपके मॉडल के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट हो रही है। अगर अब हम यहाँ देखें तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू है 0 से 1, तो इस वजह से यहाँ पे अब ग्रेटर वैल्यू हुई है तो यहाँ पे नो मल्टीकोलिनियरिटी आई है। वहाँ पे अब VIF के अंदर हमने ये देखा था कि इन्फिनिटी जो थी वो 1 से ग्रेटर वैल्यू थी, इस वजह से वहाँ पे आपका मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट हुआ था। तो ये आपस में जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यही गलती करते हैं कि वो देखते हैं कि TOL और जो हमारे पास VIF है वो एक चीज़ है, तो ये बेसिकली ये आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप के हैं। तो ये बेसिकली जो MCQs के अंदर भी इसका डिफरेंस पूछा जाता है और MCQs बाज़ औक़ात आ जाते हैं, तो ये आपने नहीं घबराना कि मोस्टली लोग वो उनके ज़हन में ये वही होता है कि जो आपकी जो ग्रेटर वैल्यू आती है आर स्क्वेयर्स की, तो उस वजह से जो है आपके मॉडल्स के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट हो रहा होता है। ऐसा नहीं है। हर एक जो हमारे पास मॉडल होता है डिटेक्शंस का टूल होता है उसके लॉजिक्स अलग होते हैं, तो इस वजह से आपने ये गलती नहीं करनी। जी, अब आ गई हमारी वो फिफ्थ जो टूल था वो है एक्सेलरी रिग्रेशन। ये हमारे पास एक मॉडल है y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 प्लस बीटा 4 x4 प्लस म्यू। तो ये हमारे पास y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो है x2 x3 और x4 जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने उस टाइम मैंने यही बताया था जो एक्सेलरी रिग्रेशन होती है वो ये होती है कि जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा होता है। तो यही देखा था कि जो हमारे पास x2 है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो डिपेंड कर रहा है बीटा 1 प्लस बीटा 3 x3 प्लस बीटा 4 एंड x4, यानी ये x2 जो है ये इन दो पे जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक्सेलरी इक्वेशंस होती हैं या रिग्रेशंस होती हैं। तो इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन भी देखते हैं। एक्सेलरी रिग्रेशन इज दैट इन विच एक्सप्लेनेटरी यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिग्रेस ऑन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, यानी जो जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे रिग्रेस हो रहे होते हैं। इसका भी एक रूल ऑफ थंब है अकॉर्डिंग टू केलियन रूल ऑफ थंब। इसमें यह है कि आर स्क्वायर एक्सेलरी, यानी ये जो हमने ऊपर देखी थी एक्सेलरी इक्वेशन बनाई थी, जो आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे रिग्रेस कर रहा है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए आर स्क्वायर ओवरऑल, जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस की वैल्यू है वो, यानी इस इक्वेशन से निकाली हुई वैल्यू ग्रेटर देन होगी ओवरऑल आर स्क्वायर से, ठीक है। तो उस वक्त आपकी मॉडल्स के अंदर जो है वो मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट होगा। अगर तो आर स्क्वायर एक्सेलरी इक्वेशन से वैल्यूज लेस देन आती है ओवरऑल से, तो आपके मॉडल्स के अंदर जो है वो मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्कैटर डायग्राम्स। स्कैटर डायग्राम्स की मदद से भी हम अपने मॉडल्स के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी के प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है कि हमें कैसे पता होगा कि इसके अंदर मल्टीकोलिनियरिटी है या नहीं है। फर्स्ट जो हमारे पास डायग्राम है वो ये शो कर रहा है जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो तो बिल्कुल भी एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर रहे, यानी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं हो रहे।
तो उस वक्त आपके मॉडल्स के अंदर जो है वो नो मल्टी कोलिनियरिटी होगी। यानी ये देख रहे हैं ना, x2 और x3 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये बिल्कुल भी अपने एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं हो रहे। तो ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट जो है वो सेपरेट है। तो ये हमें शो कर रहा है कि आपके मॉडल्स के अंदर नो मल्टी कोलिनियरिटी है। इसी तरीके से इस डायग्राम्स के अंदर देखें तो यहाँ पे अगर देखें x2 और x3 जो है ये स्मॉल सा पोर्शन जो है वो कोरिलेट कर रहे हैं। तो इसको हम नाम देते हैं लो मल्टी कोलिनियरिटी का। और इसी तरीके से तीसरा डायग्राम है जिसमें हम x3 और x4 जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं यहाँ पे जो है वो लो से थोड़ा ज़्यादा जो है वो कोरिलेट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो इसको हम लोग नाम देते हैं मॉडरेट मल्टीकोलिनियरिटी का। इसी तरीके से अगर जो है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो हाई कोरिलेट होंगे, तो बाज़ का स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर हमें ये नहीं पता चलता कि ये वाला पोर्शन जो है वो हम लोग शेड क्यों नहीं करते। बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है उसके अंदर इन दोनों का कितना शेयर्स आ रहा है, तो वही हम लोग शेयर करते होते हैं। ठीक है, ये तो है आपस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर है ना, तो हमने शेयर देखना होता है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कितना कोरिलेट कर रहा है, तो वो शेयर हम लोग जो है वो एरिया शेयर करते होते हैं। तो वो हमें ये शेयर कर रहा होता है कि वो आपके हाई मल्टी कोलिनियरिटी को। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिटेक्शंस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी को बहुत बड़ी डिटेल से देखा। इसमें हमने रूल्स ऑफ थम्स को भी डिस्कस किया। बेसिकली होते भी इसमें रूल्स ऑफ थम्स ही होते हैं जो आपको हर हाल में क्लियर होने चाहिए। तो इसमें किसी किस्म का फिर भी कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इसके रिटन नोट्स ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में भी कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल्स के अंदर डिस्क्रिप्शंस के अंदर व्हाट्सएप लिंक भी मौजूद है, आप वहाँ से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।